जय हिंद। दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने 1717 का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 1717 का मेंस का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 25 से 100 तक का क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद 1 से 25 तक का क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफाने का भी रुख मोड़ देती है। जो चट्टान होगा तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है यदि CRR की कम दर की जाती है। बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है यदि CRR कम कर दी जाती है। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। वर्तमान में 6.5% कमर्शियल बैंक RBI से 1 वर्ष तक के लिए गए ऋण को लेती है, उस पर ब्याज। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक RBI से नकदी ऋण प्राप्त करती है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाती है। रेपो दर वर्तमान में 6.25% 2 से 14 दिनों के लिए अल्पकालीन कमर्शियल बैंक RBI से ऋण लेती है, उस पर ब्याज। MSF क्या है? वर्तमान में 6.50% मतलब 1 दिन के लिए कमर्शियल बैंक RBI से ऋण लेती है, उस पर ब्याज को MSF कहते हैं। रिवर्स रेपो दर क्या है? रिवर्स रेपो दर अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंकों से लिए ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। रिवर्स रेपो वर्तमान में 3.35% है। नकदी आरक्षित अनुपात क्या है? देखते हैं। CRR किसी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंक की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वर्तमान में CRR दर 4.5% है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात किसी भी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों का वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि SLR वर्तमान में 18% है। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंकों के दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न कंपनी है? तो BSNL महारत्न कंपनी है। सार्वजनिक उपक्रम में BSNL महारत्न कंपनी है। वर्तमान में निर्देशक है PK पुरवार। स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी को। भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। 1997 ईस्वी में दर्जा मूलतः 9 कंपनियों को दिया गया था। 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया। भारत में लोक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न दर्जा दिया जाता है। महारत्न योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने अथवा विश्व में बड़ी कंपनियां के रूप में उभरने में समर्थन बनाता है। महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए कंपनियों की दिशा निर्देश, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 1500 करोड़ से ज़्यादा हो। कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ का 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। महारत्न कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के अपने परियोजनाएं के कुल मूल्य का 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त होती है, परंतु यह निवेश 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल निर्देशक नलिन सिंगल, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1956। 2022 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार इसे ही मिला था। कोल इंडिया लिमिटेड CIL और इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड IOCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेट लिमिटेड NTPC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल एंड नेचुरल
गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। निर्देशक अरुण कुमार, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1952, 2022 की गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार विजेता। गेल GILL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। निर्देशक रविंदर सिंह ढिल्लों, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना वर्ष 1986, 11वीं महारत्न कंपनियां। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, निर्देशक विवेक कुमार देवांगन, मुख्यालय नई दिल्ली, वर्ष 1969, 12वीं महारत्न कंपनियां। अब है नवरत्न कंपनियां 12 है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल 1954 में, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1988 में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL 1940 में इसका स्थापना हुआ था। महानगर टेलीफोन कंपनी लिमिटेड MTNL 1986 में। उसके बाद है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO नाल्को 1981 में, NBCC इंडिया लिमिटेड NBCC 1960 में, NMDC लिमिटेड 1958 में, NLC इंडिया लिमिटेड 1956 में, OIL 1959 में, RINL 1982 में, SCI 1961 में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL और ऑल इंडिया लिमिटेड OIL। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है कि प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया है। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करना वह गरीब है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 33.33 और ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 से कम आय अर्जन करने वाले को गरीब माना है। गरीबी निर्धनता से अभिप्राय है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं का प्रयोग करने की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती है। गरीबी मूलतः वंचना से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना निर्धारण से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं को प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सहकारी बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना किया गया। मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना किया गया है। सर्वप्रथम रूस में 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना की बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेश ईरानी दयाल थे। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 ईस्वी में श्री MN राय ने जन योजना पीपुल्स प्लान बनाई। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक और गैर संवैधानिक अथवा परामर्शी निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 हेराल्ड ओमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित
विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योग व खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज दर नहीं है। आरबीआई जनता का बैंक नहीं है। आरबीआई व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक है। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। सर ऑसबॉर्न स्मिथ 35 से 37 इसके प्रथम गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर एवं देश के स्वतंत्रता के समय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। 1943 से 49 थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में तथा स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य मौद्रिक नीति का संचालन करना, साख नियंत्रण, मुद्रा जारीकर्ता बैंकों के बैंक के रूप में भारतीय बैंक एवं वित्तीय व्यवस्था का विनियमित करना, सरकार के बैंकर, एजेंटा एवं सलाहकार की भूमिका अदा करना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और विदेशी विनिमय दर का नियमन, विकासात्मक भूमिका। नेक्स्ट है 31 नंबर कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है। तो पीली क्रांति वृद्धि का कारण था। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। उपयुक्त प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या 26/8/2018 के क्वेश्चन नंबर 67 में देखें। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30 प्रति हजार है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 है केरल राज्य का। उच्च जन्म दर वाले राज्य हैं बिहार में 62.2, उत्तर प्रदेश में उच्चतम दर वाले राज्य है सब, उत्तर प्रदेश में 25 पॉइंट, बिहार में 26.2, यूपी में 25.6, मध्य प्रदेश में 24.6, राजस्थान में 24। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य गोवा में 12.4, नागालैंड में 12.9, त्रिपुरा में 13.0 और केरल में 13.9। नेक्स्ट देखते हैं कि संघीय क्षेत्रों में जन्म दर, संघ क्षेत्र में जो जन्म दर है उसके बारे में। उच्चतम जन्म दर वाला दादर नगर हवेली 22.9, न्यूनतम अंडमान निकोबार 11.2, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर है 20। मृत्यु दर, उच्चतम मृत्यु दर वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 8, उड़ीसा में 7.3, केरल में 6.9, हिमाचल प्रदेश में भी 6.9। नेक्स्ट है न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य नागालैंड में 3.5, मिजोरम में 4.1, मणिपुर में 4.5, सिक्किम में भी 4.5। संघीय क्षेत्रों में मृत्यु दर उच्चतम सबसे ज़्यादा पुडुचेरी में होता है 6.9 और न्यूनतम दिल्ली में। राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु होता है 6.2। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य है मध्य प्रदेश में 48, उत्तर प्रदेश में 43, असम में 41 और छत्तीसगढ़ में भी 41। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला। तो सबसे कम नागालैंड में, उसके बाद मिजोरम में, नागालैंड में 4, मिजोरम 5, गोवा में 7, केरल में 7 और सिक्किम में 7। संघीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर इसको देखते हैं। उच्चतम हो जाएगा दमन और दीव में 16 गो और न्यूनतम हो जाएगा अंडमान निकोबार में 9 गो। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 32 गो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व WTO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना किया गया। WTO विश्व व्यापार संघ का सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का दिएगा। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें 28 को त्रिभुज होगा। इस मैथ का वीडियो फिर से बना दिया जाएगा, पूरा मैथ को एक जगह कंपाइल करके। ऐसे इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एगो में 8 गो है, 8 गो है, 8 गो है, और फिर दो को जोड़ के बनाया है तो 4 गो इससे बन गया। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो भाग 4 के क में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के क में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समावेशित किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ रूस से अपनाया गया। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावकों माता पिता के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संविधान में भाग
4 के ए में अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों की उत्तरदायिता को बदलता है। मौलिक कर्तव्य के पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन हेगेल का है। राज्य के 4 तत्व होते हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। हेगेल जर्मनी की स्टुगार्ट्स के रहने वाले थे। हेगेल की प्रसिद्ध रचना न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु यूनान की प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। प्लूटो यूनान की प्रसिद्ध दार्शनिक था। इनके गुरु सुकरात थे। रिपब्लिक प्लूटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुकरात ने कहा था, एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग, भारतीय नागरिक की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। अब तक प्रस्ताव में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी में से 29 जून 1950 ईस्वी तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्य अलाली कृष्णा स्वामी अयंकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाला स्वामी अयंकर, बी.एल. मित्र, बाद में इनके स्थान पर माधवराव, और उसके बाद डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी हो गए थे। नेक्स्ट है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा 1929 में की गई थी। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1929 के अतिरिक्त उन्होंने 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो गाँव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन था फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। 39 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा चुने गए पर जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसी दिन राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी को चुना गया था। हरीश चंद्र मुखर्जी ही हिंदू पैट्रियट पुस्तक की रचना किए थे। संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान का निर्माण किया गया, संविधान बना था। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था? 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 वर्ष अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषद में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों की शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो भी कहते हैं। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था तथा लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। इसी अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार
दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है। 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपीय लोगों और आंग्ल भारतीय एवं ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 1909 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्रू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1909 में मॉन्टेग्रू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक है? तो अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आवश्यक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान का उल्लेख है। भारत में ब्रिटिश के सम्मान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधित किया गया। यह अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक निम्नलिखित में से 5 प्रकार की जा सकती है। यथा क्या क्या है देखते हैं। जन्म से उसका बाय बर्थ नागरिक मिलेगा। वंश परंपरा से, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूमि के अर्जन के द्वारा। नागरिकता का अंत कैसे होगा? किसी भारतीय नागरिक का नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लिया तो हो जाएगा। नागरिकता का परित्याग मतलब खुद से छोड़ दिया, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित, सरकार छीन लिया। और भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को वंचित कर सकता है। संविधान के प्रति अनिष्टता दिखाएगा तब, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा प्राप्त करने पर, 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भी नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्राप्त है। 42 नंबर में कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हुए करता है? तो वह उपसभाध्यक्ष को करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसके सदस्य जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगा। वर्तमान में लोकसभा 17वीं के अध्यक्ष ओम बिरला 17वीं और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यता की संख्या 5000 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों में पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गई थी। पुनः 31वें संविधान संशोधन 1973 में स्रोत indian.org.in के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या बढ़ाकर कितना कर दी गई है देखते हैं। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। परंतु अब गोवा, दमन द्वीप और द्वीप का पुनर्गठन अधिनियम 1987 को निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसमें भी अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचित क्षेत्रों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 है। इस सदस्यों में 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। परंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 को लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। बिहार राज्य के लोकसभा सदस्य 40 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी नई लोकसभा के गठन तक अपने पद को बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। भारत में किसी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापालिका नहीं है, तो वह भारत के पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापालिका नहीं है। संविधान का भाग अनुच्छेद 168 से लेकर 212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही विधानसभा होगी, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों व अन्य राज्यों में 1 से अधिक मिलकर होगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक नाम विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा दूसरे का नाम विधानसभा होगा। अतः राज्य विधान मंडल, राज्यपाल और 1 सदन वाले राज्यों में विधानसभा व दोनों सदन वाले राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर बनता है। वर्तमान में कुल 6 राज्य जहाँ
है ही, तो यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके अलावा राजस्थान और असम को भारत का संसद ने अपने स्वयं की विधान परिषद बनाने की मंजूरी दी है। शेष सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 40 से कम नहीं हो सकता। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए रहता है। नेक्स्ट है कि राज्य की विधानमंडल की गठन अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है, जो राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद जिस राज्य में अस्तित्व में है से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन का मंजूरी देता है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 70 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत के 6 राज्यों में यही विधानसभाएं अस्तित्व में है: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। 15, 16, 19 और 29 देखते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद और प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। असत्य कथन को इसमें चुनना है तो आंसर हो जाएगा सत्य को कथन। सब पहले देखते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, सही है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा चुनाव लड़ रहा हो, ये भी सही है। और राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये गलत है। और लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये भी सही है। देखते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यह कथन असत्य था। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 के 1 में लिखा हुआ है। 80 के 3 के तहत राज्यसभा में कला, साहित्य एवं विज्ञान व समाज सेवी क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले 12 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों के सदन या राज्य परिषद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य राज्यों से और 29 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति 331 के तहत मनोनीत किया जाता है। किंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 को लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय को मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। कथन, सही कथन को चुनना है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यह कथन सत्य है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय राजस्व में राज्यों का दिए जाने वाले हिस्से का निर्धारण करना है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 52 से 57 थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी 2015 से 20 था। नेक्स्ट देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह है, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 20 से 25 तक चलेगा। वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्वास्थ्य के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों के बाद आवश्यकता हो तो उसके पहले भी 5 सदस्यीय, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन कर्तव्य होगा कि कर राजस्व से प्राप्त शुद्ध आगमों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार किया जाएगा के संदर्भ में राष्ट्रपति की सिफारिश करेगा। वित्त आयोग का कार्य
फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, केंद्र व राज्य के बीच बांटे जा सकने वाले करों को प्राप्त शुद्ध राजस्व में से केंद्र व राज्यों के हिस्सेदारी तय करने का समर्थ में आवश्यक सिफारिश करना। नेक्स्ट है कि कर राजस्व राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए, इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। भारत की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। केंद्र से राज्यों के किए जाने वाले समग्र हस्तांतरण करों में हिस्सेदारी अनुदान के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। पंचायतों व नगर निगम की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में अव्यवस्थित सिफारिश करना। नेक्स्ट देखते हैं कि उपयुक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा किसी विशेष समस्या पर सलाह मांगने पर उसके संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना। उदाहरण के लिए 14वें वित्त आयोग के जीएसटी राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने अथवा सार्वजनिक ऋण को कम करने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करने के लिए किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 25 सदस्यों की राज्यसभा में आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की बैठक हेतु सदन की कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम हेतु न्यूनतम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम और गणपूर्ति होने के दिशा में संबंधित सदन की बैठक शुरू नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा पढ़ते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद की द्वितीय उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदन राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होते हैं। इन्हें लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 80 के 1 में यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य और विज्ञान, समाजसेवी के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें 225 सदस्य विधानसभा से और 5 सदस्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 5वीं संघीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं करता, तो एंथैल्पी में परिवर्तन देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं करता। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं। ताप बढ़ने पर लगभग सभी अभिक्रियाएं की दर दोगुनी हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। सांद्रता को बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि कार्बन नैनो ट्यूब फ्लोरीन्स रचनात्मक परिवार की सदस्य है। फ्लोरीन्स कार्बन अपरूप का एक छोटा सा वर्ग है जिसमें C32, C50, C60 और C70, C84 अनुभार वाले कार्बन अपरूप होते हैं। C60 की संरचना अधिक अस्थायी होती है जिससे बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम दिया गया है। कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के ही अपरूप है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाली सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उदाहरणतः एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। कॉपर के किस मिश्रण में जस्ता नहीं होता है? तो वह बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। कॉपर के बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। कांसा को ही बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है। बेल धातु में 90% तांबा और 10% टिन होता है। बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। पीतल में तांबा 70% और जिंक 30% का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर तांबा 60%, जिंक 20% और निकेल 20% का मिश्र धातु है। गन मेटल तांबा 90%, जिंक 2% और टिन 8% का मिश्र धातु है। गन मेटल का उपयोग तोप गियर बनाने में होता है। नेक्स्ट है कि फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण। फेफड़े का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार तथा अदहनीय होते हैं। इसके रेशे चमकदार होते हैं। ऊष्मीय उद्योग में काम करने हेतु एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। एस्बेस्टस धूल कण द्वारा एस्बेस्टाइस नामक रोग होता है।
सिलिका के धूलकण सिलिकोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि संसद का प्राक्कलन समिति है, तो संसद प्राक्कलन समिति अस्थायी है। देखते हैं कि संसद का प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति, इस समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई वित्त मंत्री के सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इनकी सदस्य की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। यह अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। इस समिति के सभी सदस्यों को लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों से ही निर्वाचित होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हो, वह स्वयं ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रतिवर्ष गठित होने वाले समिति हैं। इसके निम्नलिखित कार्य है: वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त अनुदानों की चर्चा करना, खर्च कम करने के लिए एवं प्रशासन में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक नीति तैयार करना, संसद में अनुदान की मांग की सिफारिश रखना। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य प्रशासन में मितव्ययता संबंधित सुझाव देना है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष से होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन लोकसभा समिति का लोक लेखा समिति को कहते हैं। प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश बापट हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ये गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए योग्यता संविधान निर्धारित की गई है, ठीक है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया, ये भी सही है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति का बाध्यकारी होती है, कथन गलत है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, इसका गठन अनुच्छेद 280 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया गया। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों का आवंटन व वितरण करना है। आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इसकी सिफारिश को मान्यता या न मानना सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, इसका अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। कार्यकाल 20 से 25 तक है। अभी मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि इसका मतलब रीजनिंग का है। इसका आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्रम देख लीजिए। 51 और 15 जोड़ेंगे तो 66, फिर उसमें 17 जोड़ा तो 83, फिर 19 तो 102, फिर प्लस 21 किया, इसी तरह बढ़ते गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुक्रमांक में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 को 7 गुना 2 प्लस 1, 7 गुना 14 1 15, 15 दूना 30 2 32, 32 दूना 64 3 67, तो यहाँ पे 65 हो गया, तो यही गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि मामा हो जाएगा। कह रहा है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता, मोहन हुआ और मोहन की माता, मोहन नीचे है, मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्र है। मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्र है, तो संबंध क्या हो जाएगा? तो ये मामा का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, अब उसकी दिशा क्या होगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, यही डायग्राम है, आंसर मिला लीजिएगा बना के। इसका आंसर हो जाएगा सी, रमन का गमन पथ हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी में कितना था? सी में पूरब, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब। एक वीडियो उसमें बनाया जाएगा जिसमें पूरा जितना भी मैथ और रीजनिंग है उसको उसमें डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण कीजिए। श्रेणी को पूर्ण करना है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, UIV हो जाएगा यहाँ पे, U1 और V। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 23:60 में से 11:40 घटा के 12:20 हो जाएगा आंसर। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो NO3- और NO में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन नहीं होता है जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही अपचयन कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट
कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल के उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना था। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC अस्तित्व में आया। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन अर्थात कोप के तीसरे सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया और वह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972 में इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा 2005 में हुआ। विकसित देशों द्वारा 2012 के तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर तक लाने का सहमति इस पर हुआ था। इस प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 5.5% कम करना तय हुआ था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कठोर अंतर्राष्ट्रीय कदम 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में उठाया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1987 में हेलेंसिकी कनाडा में हुआ। सम्मेलन के अनुसार विकसित देशों को वर्ष 2000 ईस्वी तक, विकासशील देशों को 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करना था। 63 नंबर है कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में मिलता है। अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जैविक पदार्थ के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्लो। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में बिल्लो पेड़ के काष्ठ का प्रयोग होता है। बिल्लो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। बिल्लो पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। इस लकड़ी से बने कोयला बारूद निर्माण में महत्वपूर्ण है। सेलिक्स अल्वा बिल्लो की एक प्रजाति है। इसे व्हाइट बिल्लो कहते हैं। मेपल की लकड़ी का उपयोग वायलिन, ड्रम, गिटार और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। बांस ग्रेमनी कुल का पादप है। यह संसार का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला घास है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर दिया। जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। थियोफेस्टस ने हिस्टोरिका प्लेटिनम नामक पुस्तक लिखा। हिस्टोरिका प्लेटिनम चिकित्सा विज्ञान के जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कूट फल है? तो इसका स्टार दिया हुआ था। वैसे फल जो परिपक्व अथवा पूर्ण निर्मित अंडाशय हैं, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। समान इसमें एक फल भित्ति अथवा बीज विद्यमान होते हैं। एक कूट फल फल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, काजू इत्यादि। अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। जैसे लौंग पौधे का बंद कलिका संपूर्ण फलों की 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरस फल अमरूद, केला आदि। पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी। संग्रथित फल जैसे कटहल और सहतूत। कुछ फलों के निर्माण में बाह्यदल, पुंज और पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल फल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। फल एवं उनके खाने योग्य भाग कौन कौन कहें देख लेते हैं कि सेब का होता है पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, आम का मध्य फल भित्ति, अमरूद का फल भित्ति विजंडासन, पपीता का मध्य फल भित्ति, अंगूर का फल भित्ति और विजंडासन, नारियल का भ्रूणपोष, टमाटर का फल भित्ति एवं विजंडासन, केला का मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, गेहूँ का भ्रूणपोष और भ्रूण। नेक्स्ट है काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र, लीची का एरिल, चना का बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण, सहतूत का रसीले दलपुंज, कटहल का दलपुंज और बीज, अनानास का परिदलपुंज और नारंगी का जूसी हेयर। फलों और उनके उत्पादन के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो नेपेथिनीज कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादपों में पत्तियां घड़े के आकार में रूपांतरित होकर पोषण में सहायता करती है। घटपर्णी, बीनस फ्लाई, ड्रोसेरा, डायोनिया, सेथिनिया, यूटिकुलेरिया व अन्य कीटभक्षी पादपों का उदाहरण है।
गटार पाठा और नागफनी की पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल तना पत्ती श्वसन करते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक जबकि हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है विश्व व्यापारी हिस्सा तो हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आंसर है 1813 के चार्टर एक्ट का यह एक अंग था। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ईसाई धर्म के प्रचारों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए छूट प्रदान की गई, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार एकाधिकार को बनाया रखा गया। कंपनी की आय से भारतीय को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया। पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा इसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्यों के लिए करते थे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी का प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने की एक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक और एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, डिस्क्रिप्शन है कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। गैलीलियो ने न्यूटन महोदय से सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है कि न्यूटन के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियमानुसार रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाली तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के तृतीय नियम से द्वितीय और तृतीय नियम से सम्मिलित प्रयोग से संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना और रॉकेट उड़ाने में। न्यूटन की गति नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भौतिक के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगा। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जाए। नेक्स्ट है कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम जड़त्व के नियम भी कहते हैं। बाह्य दल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती एवं परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F1 बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a तथा वस्तु का द्रव्यमान m, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। जड़त्व के नियम का उदाहरण, ठहरी हुई मोटर रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कर झड़ कर गिर जाते हैं। संवेग मोशन किसी वस्तु के द्रव्यमान अथवा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के बीच समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस नियम का संवेग संरक्षण नियत रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कण द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो कण एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल
जी बराबर कैपिटल जी बराबर m1 इंटू m2/r², जहाँ जी एक सार्वत्रिक कैपिटल जी एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान 6.67 गुने 10⁻11 nm²/kg² होता है। एक सदिश राशि है, इसका बीमा m−1 l/Q और t−2 होता है। नोट, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल के वैक्यूम्स क्लीनर भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति सौरमंडल के वैक्यूम्स में बृहस्पति को, जुपिटर को देखते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्य हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति से रेडियो तरंगे में प्रसारित होती है। इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड, कैलिस्टो, लो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपट निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। सौरमंडल सोलर सिस्टम सौरमंडल में एक केंद्रीय और अन्य ग्रहों से उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सम्मिलित किया जाता है। सूर्य के परिवार सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु आदि से मिलकर बना है। सौरमंडल का लगभग 99.9% द्रव्यमान सूर्य में है। सौरमंडल मंदाकिनी के एक केंद्र से लगभग 30 लाख से लेकर 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है शनि, सैटर्न। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर बल रिंग पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 7 है। शनि के 82 उपग्रह, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है और उनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इपिलॉन है। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है वरुण, नेपच्यून। सूर्य के अधिकतम दूरी के कारण वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। इसके 14 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह टाइटन चंद्रमा से बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है। इस ग्रह का रंग हरा मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी का घनत्व क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो उससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर उबलेगी। वायुमंडल का सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर 760 मिलीलीटर होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात द्रव क्वथनांक वायुमंडल दाब के समानुपाती होता है। वायुमंडल दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव का क्वथनांक। गर्म करने पर जिस पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा। वायुमंडल दाब मापने का एक यंत्र बैरोमीटर है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए है। यह प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि जीवमंडल के सभी जीवधारी के अस्तित्व के लिए इसमें सभी आवश्यक गैस से ऊष्मा तथा जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल के तापमान के आधार पर कई मंडलों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। देखते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा नाइट्रोजन हो गया 78.3%, ऑक्सीजन हो गया 20.99%, आर्गन हो गया 0.932%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन हो गया 0.0018, हीलियम हो गया 0.0005 और जिनॉन हो गया 0.50873। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। हेंसबेथ के अनुसार 10⁻7 डिग्री सी पर तारों के केंद्र में 4 हाइड्रोजन अणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे सूर्य व तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तारों का रंग उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की उम्र ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
कि सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के दृष्टिगोचर भाग प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, वह अत्यधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो इसे अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है हाइड्रोजन H1H3 हीलियम दो जुड़ के हो जाएगा 2He4 प्लस नाइट्रोजन निकलेगा N निकलेगा 17.6 MeV। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप अथवा अत्यधिक उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया। यह नाभिकीय संलयन फ्यूजन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट देखते हैं नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन। यह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन फ्यूजन अमेरिका के वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन ने एवं हॉफ के द्वारा दिखाया गया था। उन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रिनो की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। परमाणु बम एटम बम। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीयर ने निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। पेयजल में निम्न में से किसका अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका कि पानी में नाइट्रोजन NO3 के उच्च स्तर से शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण होता है। इस बीमारी से शिशु के शरीर नीला पड़ जाता है। नाइट्रेट HB से क्रिया करके उसकी O2 परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। बबल बेबी रोग। इस रोग में रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से इटाई रोग होता है। पारा युक्त जल प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। जल में अवांछित पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कि वाटलैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। वाटलैंड के रिपोर्ट के विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के वाटलैंड आयोग के द्वारा किया गया था। यह आयोग 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड के अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस आयोग ने 1987 में अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी द्वारा हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाता है। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थीम है इसका हमारे ग्रह में निवेश करते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस। थीम है इसका कि जल जैल जवान जय हरियाली। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा में सबसे ज़्यादा होता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मेघालय में पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। यह पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र में औसत अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ के क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी अथवा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। सदाबहार वन मैंग्रोव वनस्पति का विकास होता है। दूध अथवा गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल का स्थान जूट उत्पादन में प्रथम है। केरल का स्थान प्राकृतिक रबर उत्पादन में प्रथम है। कर्नाटक का स्थान कॉफी उत्पादन में प्रथम है। असम का स्थान चाय उत्पादन में प्रथम राज्य है। जम्मू कश्मीर का स्थान केसर उत्पादन में प्रथम राज्य है। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। नेक्स्ट 79 नंबर भारत में वन रिपोर्ट 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में। देखते हैं भारत में वन रिपोर्ट 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। 1952 के राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करते हुए 1918 में विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे समस्त भौगोलिक क्षेत्र को 33% भूभाग पर वनावरण
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना इत्यादि। सार्वजनिक वन निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप में शामिल किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। देखते हैं कि राष्ट्रीय वन उद्यान को वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होना आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने तथा देश के कुल भूमि पर 1/3 वनाच्छित करने राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में निम्न प्रावधान शामिल है। कौन कौन प्रावधान है कि वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, पुनः विकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, कीटाणुनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन, इसमें राष्ट्रीय वन शामिल नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NEFA का क्या पूर्ण रूप है? नॉर्थ इंडिया फ्रंटियर एजेंसी। नेफा ब्रिटिश राज्य का काल और स्वतंत्र भारत में 1972 तक का एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में नेफा के अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान हुआ। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से घरेलू पशु से संबंधित है? तो रेड सिंधी नस्ल के बारे में देखते हैं। यह पशुओं के रेड सिंधी नस्ल घरेलू पशु मतलब गाय के लिए संबंधित है। रेड सिंधी नस्ल को गाय मुख्यतः पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में पाई जाती है। गायों की सबसे भारी नस्ल भारत में कॉकरेंज है। होस्टिन फ्रीजियन गाय विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली उत्पादन करने वाली गाय है। विदेशी नस्ल की गाय जर्सिंग भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और गरनर्सी की गाय दूध में 5% तक वसा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वसा भैंस के दूध में 9% तक पाई जाती है। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। इसका उच्चतर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। देश की चतुर्विद अंतिम सीमा और बिंदु दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में, पश्चिमोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात, पूर्वोत्तर किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य भूमि से दक्षिण सीमा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 अक्षांश तमिलनाडु। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है या 8 राज्यों से होकर जाती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है रांची। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। यह एक सस्ती और नगण्य प्रदूषण वाली प्रणाली है। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिंद्रप्रोंग में 1897 में की गई थी। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में है। ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। परियोजना का नाम भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार और नेपाल। गंडक परियोजना बिहार और नेपाल। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है।
भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी, जिसका नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कर दिया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कलपक्कम में है। नेक्स्ट है 85 नंबर कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ अभ्यारण्य है। 1972 में भारतीय वन जीव अधिनियम के द्वारा ही टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई थी। पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है कि डाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। पेरियार और पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। भीमा बांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 104 मार्च 2021 की तक है। भारत में कुल 566 मार्च 2021 तक है वन जीव अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान भारत में कुल 18 जैव मंडलीय रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में 12 जैव मंडल रिजर्व यूनेस्को की वैश्विक विरासत में सूची में शामिल है। विश्व की कुल 6.64% जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में अत्यंत अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, काडेमम और तमिलनाडु में स्थित पालिनी पहाड़ियाँ आदि आती है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नामुडी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काडेमम प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। काडेमम केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोद्दाबेटा है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। उसके बाद है 87 नंबर क्वेश्चन कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न सतह से मोड़ा जाता है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा जाता है। कागज के टुकड़े को खोलने के बाद कौन सा दिखाई देगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कागज के खोलने पर पिक्चर देख लीजिए, इस तरह का हो जाएगा। बी नंबर में जो दिया हुआ है इस तरह का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए चित्रों में से कौन सा एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध बताता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। इसकी संख्या लिखी गई है। तो इसकी संख्या लिखी गई है कितना? 32 को देख लीजिएगा। इसमें कुल 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96 और 98 और 99 कुल 32 हो जाएगा। 50 से लेकर 99 तक के सभी संख्याओं को लिखा, कितनी संख्या लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एम को 13 लिखा गया है, पेन को 35 लिखा गया, तो होटल को लिखा गया था। एम बराबर हो गया 13, पेन का पी 16, ई हो जाएगा 5 और एन हो गया 14, सबको जोड़ दिया तो उसी तरह होटल को जोड़ेगा तो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से दाईं ओर से 8वें के दाईं ओर चौथा अवयव कौन सा है? तो अभिष्ट अवयव 8 में दाईं दोनों है तो घटेगा, तो 4 बच गया दाईं से, अंतर दाईं से चौथा 1 होगा। यहाँ से दाएं से चौथा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका सामान्य कैलेंडर नहीं होगा? मतलब सामान्य कैलेंडर नहीं होता तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा रिपीट होता है। किसी लीप ईयर का वर्ष मार्च में 31 दिन तथा सितंबर में 30 दिन होता है, अतः ये दोनों समान नहीं है। पाचन तंत्र कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो पाचन तंत्र का अमाशय भाग HCl स्रावित करता है। पाचन तंत्र का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। अमाशय का प्रारंभ मुख गुहा से होता है। अमाशय वक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई होती है, जो तीनों भागों में बटी होती है, कार्डिक, फंडिक तथा पाइलोरोबिक। अमाशय की भीतर दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर को स्रावित करती है। जठर रस का pH मान 1.8 अर्थात अत्यधिक अम्लीय होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन छोटी आंत में जाती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियां की तरह कार्य करता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास A और B है। यदि AQ2AB है तो निम्न में से तो ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त की परिधि डायरेक्ट फार्मूला होता है वृत्त का व्यास का, परिधि बटा पाई। तो 880 परिधि है और पाई का मान 22/7 रखेंगे। 22/7 तो 7 गुना में ऊपर चल जाएगा यहाँ पे 7, तो इसी तरह हो जाएगा 280 मीटर। क्योंकि यहाँ से 7 से 22 से पहले ही कट जाएगा तो ये 11 दूना 22 और 11 8 88, तो ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 2 फिर ही कट जाएगा तो ये 40, तो 40 गुने 7 करेंगे तो 7 चौक 28 280 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C है, तो इसका आंसर समांतर श्रेणी में होगा। गुणोत्तर श्रेणी के लिए B²/AC होता है, फार्मूला देख लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B
असमिकाएँ हैं 5x+2 और डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल 8x-1 तथा इसी तरह दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सब मैथ का क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। फिर देख लीजिएगा क्वेश्चन कि 2p² - 2p+1/1/4 है, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया है डी नंबर हो गया है। डी नंबर में कितना था 10 था, तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक खिलौने घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है कि छोटे घन की कितनी संख्या सतह पर लाल रंग उपस्थित होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 8। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में है। अंकलेश्वर, खंभात, मेहसाना, अलीवेट, नवागांव, कोसा, सानंद, लुनेज इत्यादि गुजरात में स्थित एक पावर परियोजना तेल परियोजना शाला है। मुंबई हाई महाराष्ट्र में स्थित है। मथुरा तेल परियोजना यूपी में स्थित है। चलिए यहाँ पे मेरा पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगेगा तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे चैनल को ग्रो मिलने में सहायता मिलेगा। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट बुक कौन सा पढ़ाया जाएगा, जब तक कि यह बुक हम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 और 4 शिफ्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। पूरा इसमें 18 शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक है। सुनहरा चावल जीरोथैलिया रोग के बचाव में सहायक है। गोल्डन चावल ओरिजा सैटिवा चावल का वैज्ञानिक नाम है, चावल का एक किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई गई है। वहाँ विटामिन ए की कमी पाई गई है। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में राइस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है, जिसमें पॉलिश रहता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत की संरक्षण से। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1985 में अंटार्कटिका क्षेत्र में पता चला था। ओजोन परत समताप मंडल के निचली परत है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉप्सन के सम्मान है डॉप्सन इकाई रखा गया है। ओजोन परत को CFC गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत को CFC गैस क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत परावैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। नेक्स्ट है कि वन जीव संरक्षण। वर्ष 2002 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसमें संरक्षण रिजर्व, कन्वर्सेशन रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व को जोड़ा गया है। इनके द्वारा समुदायों के अधिकारों में कमी किए बिना वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है जो गुजरात के जामनगर में स्थित है। भारत का प्रथम समुद्रीय पार्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइफाइड मियादी बुखार फैलाती है। टाइफाइड प्रदूषित पानी व खाद्य पदार्थ से। टाइफाइड मियादी बुखार प्रदूषित पानी व खाद्य पदार्थ से फैलाती है। टाइफाइड यह जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु टाइफाइड साल्मोनेलाई टाइफी। इसका अन्य नाम है आंत ज्वर, मियादी बुखार, आंत की बुखार। खोजकर्ता डॉक्टर डेनियल ई सॉलमैन 1885 ईस्वी में। प्रभावित अंग है आंत और इसका टीका है टैब वैक्सीन। लक्षण है तेज बुखार और सिर दर्द। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो रेहू हो जाएगा, कतला हो जाएगा। स्वच्छ जल की मछलियाँ देखते हैं कि स्वच्छ जल में रेहू कतला मछलियाँ पाई जाती है। संघ कोडेटा के अंतर्गत मछली आती है जो लवणीय और मृदु में पाई जाती है। मतलब लवणीय भी होगा, मृदु भी होगा। ये सभी अनियत तापी या समतापी जंतु है। इस वर्ग के जीव में श्वसन कुलोम के द्वारा होता है। ये जल में अंडे देने वाला वर्टिब्रेट है। मत्स्य वर्ग में शार्क, टारपीडो, भेटकी, हिप्पोकैम्पस और एनावास, मांगूर, सिंही इत्यादि आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। संस्था और सूची है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, भारतीय पेट्रोलिंग संस्थान देहरादून में, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। उसके बाद है कि भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में, भाभा अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो भारत में पर्वत चोटी कौन सी है।
तो कामेट हो जाएगा। कामेट पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड में है। कामेट की ऊंचाई 7756 मीटर है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं बढ़िया से इसका कि नामचा वर्मा कहाँ है, तो नामचा वर्मा चाइना में 7756 मीटर है। मकालू है नेपाल और चीन में 8481। अन्नपूर्णा है नेपाल में 8078। और उसके बाद है तिरिचमीर है पाकिस्तान में 7228। नंदा देवी भारत का है 7817 और नंगा पर्वत भारत का है 8126 मीटर ऊंचाई। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ देशों के सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित था। भारत वर्ष का नूनमाटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। मतलब नूनमाटी कहाँ पे तेल शोधक है, तो ये असम में है। भारत का नूनमाटी तेल शोधक कारखाना असम में है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में 23 तेल शोधक कारखानाएं हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं कि जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रियल द्वारा संचालित किया जाता है। नूनमाटी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1 जनवरी 1962 को किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। 9 नंबर है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी, तो अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की थी। तुझके जहांगीर की आत्मकथा जो फारसी भाषा में है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर वंश का एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां वंश की थी। मतलब पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां। नेक्स्ट देखते हैं कि बाबर 1494 में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरासान और मसरकंद पर विजय प्राप्त की थी। बाबर ने 1507 में काबुल जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण की। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोदी मारा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच हुआ। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की और जिहाद का नारा धर्म युद्ध दिया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। इसमें मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पे बिहार पर अफगानों पर पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। उसके बाद है अकबर 1556 से 1605। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं असफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर अफगान का था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति से 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार जो था वो तानसेन था। अकबर के प्रशासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा मंगोलिया से लिया गया था। नेक्स्ट है कि अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जहांगीर का शासनकाल हो गया 1605 से 1627। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। मुगल चित्रकला अपने चरमोकर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गई। मतलब सबसे ज़्यादा चित्रकला वहीं पे था। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ, वर्तमान में प्रयागराज पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पर राजगीर का लेख उत्तीर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाई थी। नूरजहां के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फ्रिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय आए थे। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। चौसा का युद्ध 15 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 5वीं प्रमुख युद्ध का क्रम। अब युद्ध का क्रम देखते हैं तो कालिंजर का युद्ध लड़ा था 1531 में। देवरा का युद्ध लड़ा था 1532 में। चौथा 39 में। बिलग्राम 40 में और सरहिंद 1555 में। औरंगजेब का
1758 से 1707 ईस्वी तक। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम की स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः चालू किया। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और हजार खंभा महल का निर्माण भी करवाया था। अलाई दरवाजा का इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी की कला का निर्माण करवाया था। 1303 में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गए थे। इसी समय मंगोल आक्रमण हुआ था, जिसमें सुरक्षा के लिए सीरी के किले को मजबूत किया गया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन के समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उनके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानिकपुर प्रयाग में कर दी। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खून से लूट के धन और सुल्तान के हिस्सा 1/4 भाग स्थान पर 3/4 भाग दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया। सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिर, सेंसर एवं नाजीर नापतौल की अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान कजाकिस्तान का एक शहर का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य: कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। चांदी का टका एवं चांदी का जित्तल। इक्ता प्रणाली चलाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्क चिलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली की अमीरों का दमन किया। फिरोज शाह तुगलक 1331 से 1388। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ था, जिसे पुनः फिरोज शाह राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर लगाया, जिसको कहते हैं कि खराज, जिसको लगान, खून से लूट, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात यह वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर, जिसका नाम हके सर्ब था, भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नगरों की निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें से हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के एवं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया। सल्तनतकालीन सुल्तानों में शासन काल में सबसे अधिक दास की संख्या करीब 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के समय था। दासों के देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बदगान की स्थापना किया। इसने सैन्य पदों की वंशानुगत बना दिया। चलिए नेक्स्ट है, इसने चांदी के तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिसे अधा एवं बिक कहा जाता था। शेर शाह सूरी, जिसको शेर खां कहते हैं, 1540 से 45। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में कानूनगो के अनुसार 1486 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां और 1497 ईस्वी में और से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त करता रहा। शेर खां ने हजरते आला की उपाधि ग्रहण कर दक्षिण बिहार के वास्तविक शासक बना। केंद्रीय प्रशासन विभाग शेर खां स्वयं शासन का प्रधान था। इसके अंतर्गत निम्न विभाग थे: दीवाने वजारत, वित्त विभाग, इसका अध्यक्ष था वजीर, दीवाने खारिज, सैन्य विभाग, मुख्य अधिकारी खारिज, मुवालिक, दीवाने रसातल, विदेश मंत्री, भांति कार्य, दीवाने इंसा, सुल्तान के आदेश को लिखना, प्रधान, दबीरे मुमालिक, दीवाने कर्जा, सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश, दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट है कि अकबर के 1567 में चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह। अकबर के 1567 में मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहाँ का शासक उदय सिंह था। 1567 से 68 में फतेह सिंह और जयमाल सिंह शहीद हो गए।
अकबर के चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ। उनकी माता का नाम सुभादना बानो बेगम तथा 3 वर्ष के बाद अस्करी के संरक्षण में हमीदा बानो अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं में भेंट पुनः उसने समय हुई थी जब हुमायूं ने काबुल के कंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय उनका नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर रखा गया। अकबर के गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। अकबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया और 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने 1574 में मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन किया। वह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था के आधार था। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को प्रारंभ कर दिया था। शेर खां का मकबरा। शेर खां का मकबरा सासाराम में है। शेर खां का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला शेर शाह के संबद्ध है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेर खां ने किया था। शेर खां का डाक प्रबंधक मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेर खां की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में हुआ। शेर शाह 1540 से 45 सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। हिंदी एवं ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा जिसे सासाराम में झील के बीच में टीले पर निर्मित किया गया है। शेर शाह ने भूमि की माप 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रैंड चांदी का रुपया व 380 ग्रैंड तांबे का दाम चलवाया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने किया था। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह द्वारा किया गया। मलिक मोहम्मद जैसी ने शेर शाह के समकालीन थे। शाहजहां 1638 में अपनी राजधानी लाहौर से आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली। कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। नेक्स्ट है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। सोमदेव गुप्तकालीन लेखक थे। बृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक सोमदेव है। क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक थे। विशाख दत्त गुप्तकालीन लेखक थे। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रन गुप्त पुस्तकें लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत पुस्तक की रचना की थी। आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्रों में योगदान किया। पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने बताई। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। भास्कर प्रथम ने भारत के 7वीं शताब्दी में गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने सबसे बड़े संख्या की हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बारामिहिर ने बृहत्तम संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी। निम्न में से कौन से जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के तीर्थंकर क्रम दिया हुआ है, देख लेते हैं कि ऋषभदेव प्रथम थे और चिन्ह सांड था। अजितनाथ द्वितीय, हाथी संभवनाथ तृतीय, घोड़ा पुरार्श्वनाथ सप्तम, स्वास्तिक शांतिनाथ 16वां, हिरण अरनाथ 18वां, मीन था, नेमीनाथ 21वां, नीलकमल, अरिष्ट नेमी 22वां, शंख, पार्श्वनाथ 23वां, सर्प। पार्श्वनाथ का पूछता है तो सर्प महावीर स्वामी का सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां और अंतिम महावीर स्वामी। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अनिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अनिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? भारत के रूप में स्वीकार किया और पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता। स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज 1875 में मुंबई के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं कि कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका अध्यक्षता JL नेहरू ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं
कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने वेद को शाश्वत, अपरिवर्तनीय तथा धार्मिकता तथा दैवीय माना। नेक्स्ट है कि दयानंद ने युद्ध शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों ने पुनः वापसी के लिए द्वार खोल दिए गए। 1882 में दयानंद ने गौरछिनी सभा की स्थापना किया। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति के जन्मदाता कहा। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इनके प्रयासों से 19वीं शताब्दी में भारत में पुनः जागरण का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय की आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन। मुगल बादशाह अकबर द्वारा द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते समय हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया था। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला। बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं कि एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी सेन गुप्ता 1933 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को में हुआ था। एयू ह्यूम द्वारा किया गया। प्रारंभ में इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसने 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस का नाम कौन दिया? दादा भाई नौरोजी। एयू ह्यूम ने 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, परंतु पूना में फ्लैग फैल जाने के कारण बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बैठक हुआ। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का पद बेमेश चंद्र बनर्जी को मिला। उसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 72 लोगों का सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। अरुणा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेता थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे और इसी हत्याकांड के विरोध में जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल को हुआ था। 9 अप्रैल को स्रोतों ने 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को सरकार ने गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में गोली कांड और नेताओं किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें से घिरी थी। सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीबन 1000 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 372 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 घायल हुए थे। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अब वायसराय की कार्यकारिणी सभा के सदस्य शंकर नारायण ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ही हंटर आयोग का 1919 में गठन किया। कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, GRD तथा तैयबकर और MN जयकर भी थे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल था। 1918 में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की ने खलीफा के साथ उचित व्यवहार न कर पाने के कारण तुर्की के साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। दिसंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाले खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी प्रदान की। खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष
अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन का संबंधित प्रस्ताव का दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पुष्टि कर दी। इसी अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। असहयोग के शुरुआत के समय ही कांग्रेस के तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के समय स्कूल, कॉलेज, विदेशी कपड़े, पदों पर इत्यादि का बहिष्कार में शामिल था। आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन के भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को जला दिया। हिंसा से आहत होकर गांधी जी 12 जनवरी 1922 ईस्वी को बारदौली में हुए बैठक में सहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों की कारावास की सजा सुना दी गई। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? कितना प्रांत में बने? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बंबई, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत असम में भी सरकार बनाया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका स्थापना 1906 में हुआ था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में पंजाब सलीम उल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। सलीम उल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों के लिए बनाया गया था जो राष्ट्र विरोधी हो गए थे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों की एक विशिष्ट मंडल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो के शिमला में मिला। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल हुक के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। असीमुल्लाह की इनकी संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुना गया। लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रति मुसलमानों के प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि लीग ने 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिनकी पूर्ति 1909 के माननीय मिंटो सुधारों के द्वारा की गई। 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना आगा खां की अध्यक्षता में हुआ। 1908 में मुस्लिम लीग का संविधान का निर्माण हुआ। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इनके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में जिन कार्यों का सर्वाधिक विरोध हुआ वह था बंगाल विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्माण 1905 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय में घोषणा हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में दिया। 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार की संघ की विधि के रूप में अपनाया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राज ने किया था। वंदे भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के प्राचीनतम कला परंपराओं और पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजिएंट आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अमीरनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने के उद्देश्य से कर्जन करना चाहता था। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार की नीति का विरोध किया था। वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस से नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल का नेतृत्व तिलक ने किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और M.G. रनाडे द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। ज्योतिराव फूले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। प्रार्थना समाज
आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया। जी.आर. भास्करन इसी समाज के अग्रणी नेताओं में से एक था। 1871 में रानडे ने सार्वजनिक सभा समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महादेव रानडे ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त है। 1867 में कर्वे के सहयोग से रानडे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना किया। 1884 में रानडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी के कालांतर में पूना फ्यूनियर्स कॉलेज नामक नाम दिया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले और अगरकर शामिल थे। ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किया सत्यशोधक समाज पिछड़े वर्गों का उत्थान कार्यक्रम था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उन्हें कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में हुआ। चलिए 22 नंबर, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख को किया? तो यह 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया। अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी पहुंची। इसी दिन सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ा। यही नहीं, इसी के बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई जो 1934 ईस्वी तक चला। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने अपनी 78 अन्य सहयोगियों के साथ निकले थे। 386 किलोमीटर 320 मील स्रोत एनसीईआरटी के है कि यह यात्रा पैदल तय की गई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दांडी मार्च ने 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया गया था जो मार्च 2021 से 75वां आज़ादी के वर्ष 2022 तक जारी रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपा गया। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समकक्ष 11 सूत्री मांग दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी गुजरात तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन की शुरुआत हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने तिरुचिल्लापल्ली में बेदरान तक नमक यात्रा की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी ने किया। इनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। इन्होंने परतूम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मणिपुर और नागालैंड में यदुनांग नागा के नेतृत्व में जियात तरंग आंदोलन चलाया गया। बाद में गैडेनलियू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहेब ने धरसाना महाराष्ट्र के नमक कारखानों पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार बेब्स मिलर ने कहा, मैंने तो इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों को बानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। इसी में 23 नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या वर्ग 2011 के जनगणना के अनुसार 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 17 ही को आदमी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है 46। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ष किलोमीटर 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मिंटो के मे के काल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड डफरिन के काल से शुरू हो गया था। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन रेशियो, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या सांद्र से सांद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग देंगे। वर्ष 1921 ईस्वी के जनगणना को महाविभाजक की संज्ञा दी गई। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य कौन कौन है वो देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद है शिवहर, बिहार राज्य का जिला भी अगर पूछेगा 1882 किलोमीटर, उसका शिवहर में सबसे ज़्यादा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद केरल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या में अरुणाचल प्रदेश में 17 गो, मिजोरम में 52 गो, सिक्किम में 86 गो और मणिपुर के 115 गो।
न्यूनतम में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 4 केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रदेश सर्वाधिक। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 11,320, और उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी और उसके दमन और दीव। न्यूनतम में अंडमान निकोबार में 46 गो, दादरा नगर हवेली में 700, लक्षद्वीप में 2149। जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के आधार पर 17.5% की दशकीय वृद्धि के साथ 382 व्यक्ति प्रति वर्ष किलोमीटर है। भारत में पहली बार जनसंख्या सन 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों पर प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भाग ही भारत का भाग इसमें छूट गया। अभी जनसंख्या में विश्व प्रथम कौन सा देश है, कमेंट करके बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सदस्य देश करता है। देखते हैं आंसर इसका कि IMF के सदस्य देशों की अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देती है। उसके बाद है कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ था जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत का इसका सदस्य बनाया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56वां देश टोंगा और 55वां था गेबॉन था। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। वर्तमान में इसकी महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193वां दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संतुलन संयुक्त घटक क्या है? तो इसका स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में तरलतम का कम करना चाहिए। बाजार में जो तरलता है उसको कम करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मंदी की दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन मुख्य 4 रूप होते हैं: मुद्रास्फीति, अस्फीति तथा मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा अस्फीति। देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिर गया, मुद्रास्फीति हो गया। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं को उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख्य की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं महंगा हो जाता है, जिसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। जो देता है उसको हानि या जो लेता है उसको लाभ। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। किन्स वैज्ञानिक के अनुसार मुद्रास्फीति पूर्ण रूप से बेरोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो कि प्रेरणात्मक होती है। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अस्फीति मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, पैसा का रेट बढ़ गया और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घट गया। प्रोफेसर पिगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के 2 प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में वृद्धि, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, मुद्रा की मात्रा से अधिक होता है, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाता है, जिसमें महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुद्रा संस्फीति का रिफ्लेक्शन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख्य की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। स्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्यापक मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। नोट: मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक सी होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होता है। देखते हैं अंतर कि स्फीति जानबूझकर नियंत्रण रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थिति जन्य होता है, मतलब खुद परिस्थिति उसका हो जाता है। मुद्रा अस्फीति क्या आता है? मुद्रा अस्फीति के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, नीतियां, उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन हो गया और वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग